जलपति राव का विशाल घर अंधेरे में खड़ा था, मानो जैसे कोई विशाल दानव। ऊंची ऊंची पेड़ों के पीछे से घर के पीछे वाला खंभा साफ दिखाई दे रहा था। घने अंधेरे में भी जुगनुओं का झुंड अपनी रोशनी बिखेर रहे थे, मानो रात के पहरादार आधी रात को भी अपनी चमकदार आंखें खोल के पहरा दे रहे हो। आज यानी भूत चतुर्दशी की रात को भी मैं और मेरे साथ रामू रात के अंधेरे में बगीचे की दीवार कूद के अंदर आए थे। रामू मेरे पीछे से उदास आवाज में बोल रहा था, आखिर फायदा क्या है, हर बार की तरह पकड़े ही जाएंगे ना हम। रामू की बात खत्म होते ही मैंने उसे सावधान करते हुए जवाब दिया, अरे वो देख लेंगे, कोशिश तो करने दे, इस बार का प्लान थोड़ा अलग है। रामू ने एक गहरी सांस लेके कहा, कौन सा प्लान? इस बार बड़े पेड़ों के फल चोरी करेंगे, हर बार छोटे पेड़ों को निशाना बना के फंस जाते हैं। जलपति राव को ये पता है कि हम छोटा पेड़ ही चुनेंगे, इसीलिए छोटे पेड़ पे अलार्म लगा के रखा है उन्होंने। लेकिन इस बार हम पासा पूरा पलट देंगे। रामू मेरी बात सुन तो रहा था, मगर मेरी बातों पे मुझे खुद भी ज्यादा भरोसा नहीं था। लाल पीले हरे रंग बिरंगे फल मानो हमें देख के मुस्कुरा रहे हो, मगर हमने उन्हें छूकर भी नहीं देखा। हमारा निशाना था घर के पीछे वाला दाहिनी तरफ का फल का पेड़। जलपति राव के घर में पूरे साल हमारे पसंदीदा फलों का मेला लगा रहता था। यहां तक कि कुछ ऐसे भी फल थे जिनके बारे में ना हमने कभी सुना है और ना ही देखा है। घर के पीछे वाले हिस्से में जाने के लिए हमें एक खिड़की के पास से होकर गुजरना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी होती तो खिड़की से रोशनी जरूर दिखाई पड़ती, लेकिन पूरे माधवगढ़ में सिर्फ इस बंगले में ही इलेक्ट्रिसिटी का खेल अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इसीलिए बेहद सावधानी से बिल्ली की चाल में हम खिड़की के पास से गुजर रहे थे। वैसे भी गीले घास में पैरों की आवाज कम होती है। सामने झुककर चल रहे थे हम। अचानक मुझे लगा कि खिड़की पे कोई खड़ा है और धीमी आवाज में कुछ बोल रहा है। सबसे बड़ा पेड़, सीधे जाके बाएं तरफ। जाहिर सी बात है, मैं भी अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। गर्दन थोड़ा ऊंचा करने पर ही अंदर का नजारा दिख जाता है। नीले रंग की रोशनी अंदर है, पूरे घर में भरी हुई, मगर ये रोशनी आ कहां से रही है, वो रोशनदान दिखाई नहीं दे रहा। सामने ही एक आराम कुर्सी पे बैठे थे स्वयं घर के मालिक जलपति राव। सर में एक भी बाल नहीं, गहरे हरे रंग का कुर्ता और सामने एक किताब खुली हुई। पता नहीं क्यों, लेकिन उस नीली रोशनी की वजह से मानो मैं किसी और ही दुनिया में खो गया था। यहां आने का मकसद ही भूल गया था। अचानक रामू फुसफुसाने लगा, ओए काशू, काशू, चल भी, लौटने में देर हो गई तो घर वाले छोड़ेंगे नहीं हमें। मेरा ध्यान वापस लौट आया। बिना कोई जवाब दिए ही रामू के पीछे पीछे चलने लगा मैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वो रुका। अंधेरे में बस उसकी आवाज सुनाई दी, वो देख बाई तरफ। मैंने तुरंत उससे पूछा, तुझे कैसे पता? तू तो पहले आया भी नहीं है। रामू ने कहा, नहीं आया तो नहीं हूं, मगर ऐसा लगा कि किसने मेरे दिमाग में बोल दिया, ओए काशू, काशू, कहीं भूत प्रेत तो नहीं है यहाँ पे? वो डरा हुआ था।
हालांकि मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन दोनों ही डर गए तो मुसीबत हो जाएगी, इसलिए मैंने कहा, डर रहा है तो हट जा, मुझे फल लेने दे। बाकियों के मुकाबले ये पेड़ छोटा था, मगर नीचे खड़े होकर फल तोड़ना ये मुमकिन नहीं था। ये पेड़ थोड़ा ऊपर जाने के बाद 2 हिस्सों में बंट गया है। मैं धीरे धीरे पेड़ पे चढ़ने लगा। थोड़ी दूर चढ़ने के बाद ही एक फल मेरे हाथ में लगा, बहुत ही बड़ा और एक साथ 3-4। मैं बहुत सावधानी से, ताकि कोई आवाज ना हो, इसलिए एक एक करके धीरे धीरे फल तोड़ने लगा। नीचे खड़ा हुआ रामू अपने पैर लगातार हिलाए जा रहा था, शायद मच्छर भगा रहा था। एक फल तोड़ के मैं लगभग नीचे आ ही चुका था कि तभी पेड़ के अंदर से हर बार की तरह इस बार भी वही गंभीर आवाज सुनाई दी, दरवाजे से अंदर आओ। एक सोफे पे बैठे थे हम लोग। मोमबत्ती की रोशनी हमारे सामने रखे फूलों पे और खिड़की के पर्दों पे जाके अपना पीला रंग बिखेर रही थी। जलपति राव ने अपना चश्मा साफ करने के बाद बात शुरू की। भूत चतुर्दशी के दिन फल सब्जी चोरी करने का रिवाज क्यों है, मालूम है तुम लोगों को? हर बार की तरह इस बार भी वही एक ही सवाल। मैंने बस सर ऊपर नीचे हिला दिया। हर बार की तरह इस बार भी पकड़े जाने के बाद से मेरा बात करने का मूड नहीं था। रामू ने बोला, फल चोरी कोई रिवाज नहीं है। आज का दिन अमावस का होता है, इसलिए अंधेरा भगाने के लिए 14 दिए जलाए जाते हैं। उन्हें जलाने का एक मकसद भी होता है। हमारे पूर्वज, वन देवी और भी बहुत सारे देवी देवताओं के नाम निवेदन करना। दिए जला के बाकी सारी रोशनियां बुझा दी जाती है और इसी मौके का फायदा उठा के लोग फल चोरी के लिए निकलते हैं। जलपति राव खुश होके बोले, बढ़िया। भारत के बाहर और कौन कौन से देशों में ये रिवाज मनाया जाता है, अब ये भी बता दो बेटा। अपने सारे दांत बाहर निकाल के रामू ने जवाब दिया, पश्चिम के देशों में, खास करके अमेरिका, वहाँ पे हैलोवीन नाम से। जलपति राव ने रामू को शाबाशी दी, फिर मुझे देख के मुस्कुराए। पीछे के टेबल पर एक कपड़े का बैग रखा हुआ था, उन्होंने वो लाकर हमारे सामने रख दिया। फिर बोले, इसमें बहुत सारे फल हैं, लेके जाओ, और मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम लोग पकड़े गए थे। अजीब तरीके से और बेहद जोर से हंसने लगे जलपति राव। उन्हें और रामू को चौंका के जो काम मैं कभी नहीं करता वो मैंने आज किया। फल से भरी थैली उठा ली। जलपति राव जैसे सकपका गए। खुद को थोड़ा संभाल के वो बोले, वाह, पहले से काफी ज्यादा समझदार हो गए हो। असल में ये तुम लोगों के भले के लिए ही है। असल में बगीचे का फल तुम लोगों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, इसीलिए तुम लोगों को टोकता हूँ और तुम लोगों को ये सारे फल देता हूँ। इससे तुम भी खुश और मैं भी खुश, समझे? उनकी बात को सहमति देकर हम घर जाने के लिए वहां से निकल पड़े। मेन गेट क्रॉस करते ही सुनसान सड़क, टिप टिप बारिश की आवाज, पूरा रास्ता अंधेरे से ढका हुआ था। लैंप पोस्ट की पीली रोशनी थोड़ा बहुत अपने रंग बिखेर रही थी। रास्ते के दोनों तरफ लंबे लंबे अंधेरे में ढके हुए बंगले, जिनके आंगन पे अभी 14 दिए लगे हुए थे। भूत चतुर्दशी की रात में अचानक मैं बहुत जोर से हंसने लगा।
आखिर बात क्या है? कौन सी बात हो गई हंसने की? मैंने फल की थैली रामू के हाथ में थमा दी, फिर अपनी जेब से एक बड़ा फल निकाल के सीना तान के जवाब दिया। पकड़े जाने के बाद भी ये फल मैंने जेब में घुसा लिया था। बड़ा घमंड है उस बुढ़े को, मगर इस बार हरा नहीं पाया। क्यों, कैसी रही? हाँ, रामू डरा हुआ था। लैंप की रोशनी में भी उसका डर साफ दिखाई दे रहा था। थरथराती आवाज में वो बोला, काशू, ये ठीक नहीं किया तूने, बिल्कुल नहीं। मैं हंसने वाला ही था कि तभी रुक गया। मेरे हाथ का फल अपने आप हिलने लगा था और उसके अंदर से एक हरी रोशनी धीरे धीरे बाहर आ रही थी। डर के मारे मैंने अपने हाथों से फल को गिरा दिया और नीचे गिरने के साथ ही फल के 2 टुकड़े हो गए। हैरान भरी नजरों से हमने देखा। बड़ी होते होते एक समय तक उस रोशनी ने पूरे रास्ते को ढक दिया। धीरे धीरे दिखाई देने लगा उस रोशनी के अंदर एक दरवाजे जैसा कुछ है और दरवाजे के उस पार भी यही रोशनी थी। अंदर का नजारा कुछ यूं था। उनमें बहुत सारे जीव दिखाई दे रहे थे और उनको देख के साफ पता चल रहा था कि ये धरती के जीव तो हो ही नहीं सकते। हमारे सामने का हरा रंग धीरे धीरे गायब हो रहा था और वो सारे जीव धीरे धीरे दरवाजे के पास आके खड़े हो गए एक साथ। मैं समझ गया कि जैसे ही ये हरा रंग पूरा गायब होता है, वैसे ही वो सारे जीव धरती के जमीन पर एक एक करके पैर रखेंगे। उसके बाद क्या होगा, ये तो सोच के ही डर लगता है। अपने अंत को सामने देख के मैं अपने पैरों का दम खो रहा था और थप करके जमीन पे बैठ गया। डर के मारे मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें तो बंद थी, मगर मुझे पता चल रहा था कि दरवाजे के उस पार या उसके सामने एक नीली रोशनी चमक उठी है। एक भारी पैरों की आवाज मेरे पास से गुजर गई। इतनी देर में रामू ने बोला, ये तो जलपति राव है। बेहद डरने के बावजूद मैंने अपनी आंखें खोली। मैंने देखा जलपति राव बिल्कुल दरवाजे के सामने जाकर खड़े हैं और उन्होंने गहरे नीले रंग के कपड़े पहन रखे थे। उनके हाथ में एक त्रिशूल जैसा कोई औजार था। उस औजार के ऊपर की तरफ कुछ चमकदार संख्या दिखाई दे रहे थे। जलपति राव अपने बाएं हाथ के लंबे लंबे उंगलियों से उन संख्या को छूने के बाद ही एक बोर्ड बाहर आया। अब वो अपने छिपकली जैसे लंबे लंबे उंगलियों से उस संख्या से भरी हुई बोर्ड चला रहे थे। उस अस्त्र के अंदर से कुछ बांसुरी जैसा आवाज थोड़ी देर बाद बाहर आने लगा। फिर एक अजीब घटना मैंने अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखा। वो सारे जीव वो आवाज सुन के बिल्कुल किसी मूर्ति की तरह थम से गए। जलपति राव पलटे और बोले, अब मेरा जाने का समय हो गया है बच्चों। मेरे बगीचे के फल दूसरे दुनिया के दरवाजे खोलते हैं, ये तो तुम्हें मालूम चल ही गया होगा। हर दुनिया पृथ्वी जैसी खूबसूरत यानी हरी भरी पंछी से बड़ी नहीं होती। अब इसे ही देख लो, कितना भयंकर नजारा है, नहीं? डरावना। तुम लोगों की दुनिया बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए कुछ साल यहाँ बिता के गया। लेकिन अब और नहीं। जैसे ही इस दरवाजे का रखवाला धरती पे है,
ये बात सबको पता चलेगी, सब धरती पे हल्ला बोल देंगे। ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं ही यहां से चला जाऊं, तो फिर सब शांत। अच्छे से रहना बच्चों, और एक बात याद रखना, ज्ञान बढ़ाना हर समय अच्छा नहीं होता। जानना ठीक है, मगर सब कुछ मत जानो। सब कुछ जानना हर समय ठीक नहीं होता। हमें एक आखिरी मुस्कान देके धीरे धीरे दरवाजे के उस पार चले गए जलपति राव, और दरवाजा भी धीरे धीरे बंद होने लगा। मैंने और रामू ने हैरान नजरों से देखा। दरवाजे के उस पार वाले जो जीव थे, जो थम से गए थे, वो सब अब चलने लगे थे, और वो दरवाजा देखते ही देखते गायब हो गया। हमारे सामने फिर से लौट आया लंबा रास्ता, लैंप पोस्ट, घर और उनके आंगन में जलते हुए दिए। मैं बिना कुछ सोचे समझे सामने भागने लगा। मेरे पीछे पीछे रामू भी दौड़ने लगा। जलपति राव के घर का दरवाजा तो था, मगर दरवाजे के पीछे कोई घर नहीं था। वो सारे पेड़, महल जैसा घर सब गायब हो गया था। सिर्फ खाली मैदान में 14 दिए जल रहे थे। मैंने दम लेते हुए रामू से पूछा, आखिर जलपति राव थे कौन? हमारे पूर्वज, भूत, प्रेत, बंदेव या भगवान विष्णु स्वयं? आखिर कौन थे वो? हाँ बताना, हाँ कौन थे वो? कौन कौन बताना। रामू ने थोड़ा रुक के जवाब दिया, पता नहीं यार, बिल्कुल पता नहीं।